हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के विज्ञान के 11वीं चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक रंग बिरंगी विविध प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी-कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो समस्त पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय में हम इसी प्रकाश के में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्तिपिंड कहते हैं। दीप्तिपिंड किसे कहते हैं तो आप ये लाइन बता सकते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुएं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आँखों की ओर आता है। अब आगे पॉइंट देखते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। याद कीजिए हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी किसे कहते हैं आप ये लाइन बता सकते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं बता सकते इस पॉइंट को। कुछ वस्तुएं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। अब क्रियाकलाप 1 है। क्रियाकलाप 1 को देख लेते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखन, कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। चित्र 11.1। क्या दूर रखी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है।
परीक्षण अपने परीक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखिए। इससे ऊपर जो सारणी दिया है उसको आप भर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, छाया वास्तव में क्या होती है। क्रियाकलाप सेकेंड देखते हैं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु की पहचान कर सकते हैं। मैदान में कागज़ की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य सुपरिचित अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज़ की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बही रेखा खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया की बही रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बही रेखाएं देखकर वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई अन्य प्रकाश नहीं होता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी है? अब चलिए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देती है? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहिए कि गत्ते की शीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब छाया शीट पर बनती है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं एग्जाम्पल। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तुओं की आकृति के बारे में
भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छाया दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से उत्पन्न करके विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है या है कर सकते हैं ना ये मज़ेदार बात है ना ये मज़ेदार बात। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 ये अपना लोग नहीं पढ़ेंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सूची छिद्र कैमरा। निसंदेह कैमरा बनाने के लिए हमें बहुत सी जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के घिसक सके। दोनों बॉक्स का एक एक छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर इसके छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर थ्रेसिंग पेपर चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स से इस प्रकार घिसका कर एक छोटे बॉक्स का प्रवासी थ्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तु जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक घिसकाइए जब तक दूसरे छिद्र पर लगे हुए थ्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखिए। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की गई वस्तुओं के रंग को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे? आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य को प्रतिबिंब बनाइए। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य देखते हैं? अपनी अवस्थिति से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले
छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं। तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियाँ हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब की ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई दिए थे? पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चित ही ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 6 देख सकते हैं। आइए पाइप का छोटा टुकड़ा अथवा रबर की लंबी नली ले। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आपको मोमबत्ती देख सकते हैं? क्या आप मोमबत्ती देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई, यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है यहाँ पे, अब आगे पॉइंट देखते हैं। इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तुएं इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अब आगे देखते हैं पॉइंट। दर्पण तथा परावर्तन। हम सभी घर पर दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। परावर्तन किसे है? तो परावर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई पूछे आपको परावर्तन क्या होते हैं तो ये लाइन बोल सकते हैं। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। क्रियाकलाप 7 देख सकते हैं।
यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे में के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाइए। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का डब्बा देखते हैं? चित्र 11.8 में देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यह वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। ये क्रियाकलाप 8 जो अपना लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब प्रमुख शब्द देख लेते हैं। दीप्त, दर्पण, अपारदर्शी, सूचित छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, प्रभासी, पारदर्शी। ये पॉइंट इस चैप्टर में अपना लोग पढ़े हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब सारांश पढ़ लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती है तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तुएं आ जाती है तो छाया बनाती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। सारांश इसका जो क्वेश्चन आंसर है जो अलग वीडियो में आएगा उसका अलग प्लेलिस्ट बनेगा और जो चैप्टर है आपका उसका अलग प्लेलिस्ट बनेगा।